हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सुरवा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनके लिए वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, अगर आप नए हो तो कहीं ना कहीं आप मेरे से जुड़ने की कोशिश करो। दोस्तों, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूं दोस्तों। मुझे पता है आपको किस तरह का कंटेंट, आप किस तरह से जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं वीडियो को चाहते हैं, वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ दोस्तों। ये जो वीडियो है दोस्तों, मेरे बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं जो आपके बेसिक डाउट हैं, जो कहीं ना कहीं रखते हो, इस वीडियो में मैं सरल भाषा में दोस्तों इन एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं बेसिक वे में समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, आपके जितने भी डाउट हैं वो सोल्व हो रहे होंगे दोस्तों। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है दोस्तों, तो आप लोग कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, या फिर जो वीडियो है किस तरह की क्वालिटी आप लोग चाहते हो, किस तरह का कंटेंट आप चाहते हो, ये भी आप मेंशन कर सकते हो दोस्तों। अगर आप नए हो, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, या फिर करना चाहते हो भविष्य में, आईएएस ऑफिसर ड्रीम है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही बेनिफिशियल हो सकती है दोस्तों। मैं इसमें बिल्कुल बारीकी रूप से जो एनसीईआरटी के जो पॉइंट होते हैं दोस्तों, मैं इनमें आपके डाउट क्लियर कराता हूं दोस्तों। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप आईएएस सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं बच्चे, आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, उनके लिए एक ड्रीम सेट किया हुआ दोस्तों, और वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि एनसीईआरटी को ऐसा मजबूत किया जाए, या फिर वो कहीं ना कहीं कॉलेज में कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो आप उनके लिए तो बिल्कुल ही बेनिफिशियल हो सकती है। मैं खुद एक मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मेरे को पता है कि एनसीईआरटीओ का योगदान कितना है एक सिविल सर्विस को की तैयारी को मजबूत बनाने में दोस्तों। इसलिए मैं ये जो एनसीईआरटी हैं दोस्तों, मैं पहले बेसिक रूप से इनको कंप्लीट कराऊंगा। ये आप इनसे दोस्तों पढ़ के दोस्तों आप एनसीईआरटी के नोट्स बना सकते हो। तो दोस्तों, आप अगर नए हो तो मेरे से जल्द जुड़ने की कोशिश करो। और आज की जो वीडियो होगी दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी, मैं इसमें पॉलिटिकल साइंस की 9th स्टैंडर्ड दोस्तों, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोस्तों दोनों ही कंप्लीट कराता हूं, ताकि जो बच्चे कहीं ना कहीं ओल्ड भी पढ़ते हैं और कुछ बच्चे न्यू जो एनसीईआरटी हैं उनको भी कहीं ना कहीं कंटेंट जो अपडेटेड है वो मैं कहीं ना कहीं दोस्तों अपडेटेड कराता रहता हूं। ये आप लोग इनसे करके दोस्तों अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो, और इनसे पढ़ने के दोस्तों धीरे धीरे अपना शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल के अनुसार इस तैयारी को कहीं ना कहीं करने की कोशिश करो। इससे एनसीईआरटी करने के बाद में दोस्तों आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, पढ़ना सीख जाओगे। मेंस आंसर राइटिंग ये आपकी हेल्प करेंगी, और कहीं ना कहीं ये आपकी जो डेली दिनचर्या है दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों ये न्यूज़पेपर पढ़ने का काम करेंगी। न्यूज़ जो पेपर है, आप लोग न्यूज़पेपर को समझना सीख जाएगा, किस प्रकार का टॉपिक है, ठीक है, किस सब्जेक्ट का टॉपिक है, ये कौन से पेपर का है, ये कहीं ना कहीं ये डिसाइड करना सीख जाओगे इस एनसीईआरटी से। सेकंड नंबर पे दोस्तों आप मेंस आंसर राइटिंग कहीं ना कहीं आप आंसर राइटिंग दोस्तों कहीं ना कहीं आप लिखना सीख जाओगे इससे। ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है इसका। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप जो कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, स्पेल जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं हैं, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं दोस्तों, वो हिंदी के कर सकते हैं, और साथ ही अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास में मुझे इंग्लिश नहीं आती है, वो कहीं ना कहीं वर्ड पावर को बढ़ा सकते हैं दोस्तों।
वर्ड मीनिंग इनसे ये हो जाएगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे एडिटोरियल वे में दोस्तों कहीं ना कहीं आप इनको ऐसे राइटिंग में ऐसे राइटिंग रिटर्न में दोस्तों कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ना है। शेड्यूल मेंटेन करके आप दोस्तों इन ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश करो। इनमें यही रास्ता देंगी आपको कहीं ना कहीं सिविल सर्विस बनने का दोस्तों। ये मेंस बुकों को कहीं ना कहीं बड़ी आसानी से आप पढ़ने सीख जाओगे दोस्तों। और धीरे धीरे आप डेली प्रैक्टिस के लिए कहीं ना कहीं एक आंसर राइटिंग ऐसे विद इन ए वीक कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग ऐसे लिखने का काम करो दोस्तों। ये आपकी जर्नी को आसान बनाएगी। तो दोस्तों आज की जो क्लास होगी कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे, जो आज की जो क्लास होगी दोस्तों वो होगी चैप्टर नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो 9 क्लास पॉलिटिकल साइंस की दोस्तों उसके चैप्टर नंबर 3 को इसमें पढ़ रहे हैं आज की जो क्लास है। जो 2 क्लास होंगी दोस्तों आप उनको भी जाके मेरी जितनी भी एनसीईआरटी जो मैंने कवर करा दी हैं 6 से 8 की दोस्तों हर सब्जेक्ट की बना के दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हो। ये वीडियो दोस्तों जो नए बच्चे हैं जो आज जुड़ रहे हैं दोस्तों कहीं ना कहीं मैं उनको बता दूं ये फ्री कंटेंट होता है दोस्तों। मेरे द्वारा कोई पेड कोर्स नहीं दिया जाता, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। ये आप इनको YouTube पे जाके दोस्तों आप देख सकते हो। इनके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे को लाइक करना है, मेरे को व्यू देने हैं। और मेरे को दोस्तों आप कोई डाउट है तो वो कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो चैप्टर 3 होगा दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब दोस्तों जैसे एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसमें जो लॉ और बड़े होते हैं ये किस तरह से बनाए जाएंगे ये इसका ब्रीफ जान लेते हैं। पहले इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो पहला जो इसका पॉइंट होगा दोस्तों हम पढ़ेंगे इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे। बैकग्राउंड में दोस्तों हम एग्जांपल लेंगे साउथ अफ्रीका का। एग्जाम्पल देके दोस्तों किस तरह से वहाँ अपार्थाइड जो गोरे और काले का भेद था दोस्तों वहां से दोस्तों किस तरह से इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का है या डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद फिर दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशन की किस तरह से जरूरत पड़ेगी। वो नागरिक वहाँ के नागरिक दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करेंगे, उनको अधिकार की मांग होगी और वही लोग दोस्तों एक एज ए कंट्री बनेगा डेमोक्रेटिक। ठीक है, वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बाहर निकलता आता है। हमने इससे पहले डेमोक्रेटिक कंट्रियों को बनते देखा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यूएसए में किस तरह से ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अपने देश के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए अधिकारों की मांग होगी। किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम देखेंगे किस तरह से लोगों के राइट्स के लिए दोस्तों राइट्स कहीं ना कहीं ये जो मांग होंगे दोस्तों ये राइट्स कहीं ना कहीं मांग होंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले बैकग्राउंड के बारे में एग्जांपल देके बताऊंगा मैं अपार्थाइड सिस्टम में किस तरह से जो इंडियन यहाँ पे काले गोरे का भेद होता था वो वहाँ के जो कॉलोनी थी दोस्तों ब्रिटिश वहाँ पे उनको स्लेव बना के और उनका वो फायदा उठाते हैं। वहाँ पे किस तरह से जो अपार्थाइड सिस्टम था वो खत्म होता है और फिर बाद में अपने कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करते हैं, लॉ बनाते हैं दोस्तों। वहाँ की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी दोस्तों, नेल्सन मंडेला का किस तरह से हाथ रहा
ये इस वीडियो में हम देखेंगे पहले पॉइंट में दोस्तों। इस पॉइंट सेकंड पॉइंट में दोस्तों हम वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है दोस्तों, इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट में दोस्तों वाई वी नीड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें दोस्तों हम बैकग्राउंड को पढ़ेंगे पहले वाले में। और थर्ड में दोस्तों इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिलोसफी। इसकी फिलोसफी भी पढ़ेंगे दोस्तों, और कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या होनी चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो कहीं ना कहीं हाईलाइट पॉइंट होंगे दोस्तों, हम तीनों को ही पढ़ेंगे। इसी में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। पहले बैकग्राउंड को समझेंगे दोस्तों, व्हाई वी नीड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी फिलोसफी, इसमें किस तरह की जो फीचर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, किस तरह से लॉ बनाए जाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना था, हम इसके बारे में देखेंगे। इसका कंक्लूजन आज चैप्टर। और दोस्तों इसका जो कंटेंट होगा, जो आप लोग कंटेंट चाहोगे उसको हम एनसीईआरटी बेस के रखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे को ये पॉइंट जानने हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, किस तरह से इसका बैकग्राउंड रहा होगा, यहाँ पे किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है, ये सारी बातें हम इसमें जानेंगे। क्या ऑटोक्रेटिक कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या डेमोक्रेसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है, ये सारी की सारी जो पॉइंट बाहर निकल के आएंगे दोस्तों। लोगों के अधिकार इसमें निहित होंगे। इन्हीं जो रिटन डॉक्यूमेंट होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं इनका प्रयोग करके एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक देश है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उन नियमों का पालन करके एक गवर्नमेंट रन होती है, और लोगों के द्वारा वही रूल दोस्तों कहीं ना कहीं फॉलो किए जाते हैं। और सरकार भी उन रूल के आधार पे दोस्तों बिल पास करती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे संसद में जो लोकसभा होती है, राज्यसभा, और इसको दोस्तों एक कंट्री में सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, हमारे जैसे लोकतांत्रिक कंट्री इंडिया में और यूएसए में दोस्तों, ब्रिटेन में, इसको कहीं ना कहीं सर्वोपरि रखा गया है। ठीक है, आप लोग भी जब डीएम बनोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं इसी को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। हमारे जो लॉ हैं जुडिशरी से भी ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, इन्हीं को हम देश से भी ऊपर रखते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होंगे। आइए दोस्तों पहले बैकग्राउंड को पढ़ते हैं। बैकग्राउंड को बैकग्राउंड दोस्तों पहले तो यही क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री।
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विच इज डिटरमाइंड बाय विच इज डिटरमाइंड क्या करता है, राइट्स ऑफ सिटीजन, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दोस्तों हाउ टू, ये हमारे को बताता है हाउ टू गवर्नमेंट रन, किस तरह से वो जो सरकार है यहाँ पे बनती है दोस्तों एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या फिर किसी भी ऑटोक्रेटिक कंट्री में, तो उस सरकार को कैसे चलाना है ये हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है। किस तरह से यहाँ पे लोगों के अधिकारों को लिखा जाएगा, जो फॉर्म होगी किस प्रकार से होगा, हाउ टू गवर्नमेंट रन, किस तरह से जो सरकार यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनेगा या जो सरकार बनेगी दोस्तों, किस तरह से उसका यूज करके जो ब्यूरोक्रेट होते हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन के जो नियम लॉ होते हैं वही रिकमेंड उस पॉलिसी में बनाया जाएगा, पॉलिसी में लिखे जाएंगे दोस्तों, जैसे लॉ बनाए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। हमारी जो आप देखोगे लेजिस्लेचर बॉडी है दोस्तों किस तरह से नियमों को बनाती है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी किस तरह से उनको लागू करती है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं ये जो संसद में बिल पास होते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट किस तरह से रन चलानी है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होना है, ये राइट ऑफ सिटीजन है और ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कैसे लिखा है, ये हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं सुप्रीम लॉ होते हैं, ये आप उसमें जब मेंस आंसर राइटिंग लिखो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन विच इज determine the rights of citizen, how to forms like government and how to run the government. This is the theory of the like the definition of the constitution. I hope दोस्तों you got it my point. इसका बैकग्राउंड दोस्तों जिस प्रकार से जो अफ्रीकन कंट्री था दोस्तों, अफ्रीकन कंट्री साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका फेस्ड अपार्थाइड सिस्टम which is divided into two people, two community या groups, black and white people। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो व्हाइट पीपल थे और जो यहाँ पे इंडिया के कहीं ना कहीं जो पीपल थे वहाँ पे रह रहे थे दोस्तों, ठीक है, जिनका डिपार्चर हुआ कहीं ना कहीं वो वहाँ पे जाते हैं स्लेव बना के दोस्तों, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो कॉलोनी होती थी, कॉलोनी ऑफ यूके, फ्रांस, यूएसए और स्पेन, जो वेस्टर्न नेशन थे दोस्तों उनकी कॉलोनी थी, वो वहाँ से उनको स्लेव बना के दोस्तों बनाते थे और वहाँ पे
ब्लैक और व्हाइट पीपल का रेसिज्म था दोस्तों, रेसिज्म। रेसिज्म ऑफ क्लासेस, वो जो यूके है दोस्तों और फ्रांस, ये है ये कंट्री, उनके इनके बंटने के आधार पे दोस्तों इनका ये फायदा उठाते हैं। ठीक है, ये किस तरह से बढ़ती है, कॉलोनी बनाई जाती है दोस्तों, ये इनका फायदा उठाते हैं। स्लेव बना के दोस्तों उन कॉलोनियों को यूज किया जाता है। और रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन होता है दोस्तों यहाँ पे। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और ये जो पीपल थे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे इस कॉलोनी में कौन कौन रह रहे थे। इस कॉलोनी में इंडियन पीपल और वहां के ब्लैक और व्हाइट पीपल, इन लोगों में कहीं ना कहीं रेसिज्म था दोस्तों। इनके साथ में, ब्लैक के साथ में दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन होता था। कोई भी चीज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की हो दोस्तों, या फिर कोई भी चीज वो उनकी यूज नहीं कर सकते थे। इवन पब्लिक टॉयलेट दोस्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, अगर मेडिसिन है ये भी आप उसको यूज नहीं कर सकते दोस्तों। ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अंतर था दोस्तों, बीच में डिफ्रेंशिएट था, इसलिए रेसिज्म था दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों, वहाँ की जनता द्वारा ब्लैक द्वारा दोस्तों व्हाइट पीपलों का कहीं ना कहीं, वहाँ की सरकार थी, वहाँ की वो ग्रुप बनते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हमने बोला दोस्तों, साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो नेता होंगे दोस्तों, इसमें नेल्सन मंडेला का नाम था। उस समय महात्मा गांधी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने हुए गए थे। तो ग्रुप बनेगा दोस्तों, ये ग्रुप ही क्या करेगा, ये इन लोगों का ग्रुप व्हाइट लोगों के खिलाफ या फिर लोगों के खिलाफ, यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी उनके खिलाफ कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, लाठीचार्ज होगा दोस्तों, और इनके खिलाफ दोस्तों ये नारेबाजी करेंगे इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में। और यहाँ के डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो रेसिज्म हो रहा था दोस्तों, उनके खिलाफ में अपने देश की मांग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की अधिकारों की मांग करेंगे दोस्तों। फाइट फॉर राइट्स दोस्तों, ठीक है, फाइट फॉर राइट्स की मांग करेंगे दोस्तों। फाइट फॉर राइट, लाइक फाइट करेंगे, धरना देंगे, स्ट्राइक, ठीक है, ये चीजें होंगी दोस्तों। और ये लोग जैसे एक ग्रुप में, अम्ब्रेला ग्रुप में दोस्तों, जैसे एक ग्रुप बन गया, तो वहां के लोगों द्वारा दोस्तों वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वहां की जो व्हाइट और ब्लैक के बीच में डिफरेंस आ गया था, जो सोशल प्रैक्टिस थी या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म था दोस्तों, वो उनके खिलाफ सरकार से अपने अधिकारों की मांग करते हैं, फाइट होती है, ये धरनाज होते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ का जो ग्रुप बनेगा वो साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनसे इनका साथ मिलता है दोस्तों, ये ग्रुप ये बनेगा, ये कहीं ना कहीं इनके विरुद्ध जाएंगे सरकार के अगेंस्ट दोस्तों। फिर बाद में जाके दोस्तों यहाँ पे अधिकारों की मांग होगी।
और ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जो सेवरल कंट्री थे साउथ अफ्रीका के, वह इन चीज को फेस करते हैं, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका कंटिनेंट है दोस्तों, आज जितने भी यहाँ पे देश बने हुए हैं, जितने भी यहाँ पे डेमोक्रेटिक हुए हैं, वो इसी फेज के स्ट्रगल फेज को उन्होंने सहा है दोस्तों। आज जितने भी डेमोक्रेटिक रहे हैं ये कंट्री, गाना है, गाना सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डेमोक्रेटिक फ्रीडम होगा दोस्तों गाना का। तो जिस प्रकार से दोस्तों साउथ अफ्रीका में यहाँ के लोग फाइट कर रहे थे अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में, यहाँ की लोगों के द्वारा एकजुट से दोस्तों इनके खिलाफ कहीं ना कहीं ये अपने अधिकारों की मांग करेंगे। जो शासन व्यवस्था होगी दोस्तों उसको सुधारने में कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ होता है दोस्तों। ये अपने स्वतंत्र नेशन की मांग करने लग जाएंगे दोस्तों, अधिकारों की मांग होगी। यहाँ पे महिलाएं, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे दोस्तों, ठीक है। ये इनमें से एक नेल्सन मंडेला जी जो हमारे थे दोस्तों, उनका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ है। ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की मांग और अपने कंट्री को आज़ाद करने की मांग करेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और दोस्तों छब्बीस अप्रैल 1994 को कहीं ना कहीं एंड ऑफ अपार्थाइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ये जितने भी अधिकार हैं दोस्तों इनको कहीं ना कहीं मिलने लग जाएंगे। कोई भी ब्लैक है या वाइट है दोस्तों, पब्लिक जो नीडी वस्तुएं हैं दोस्तों एक दूसरे को मिलने लग जाएंगी। और मल्टी जो रेसिज्म है दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे जो अधिकार हैं वो सभी को मिलने लग जाएंगे, बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है। ये इसमें होता है दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कंट्री बनते नजर आएंगे। बिगिन द डेमोक्रेटिक नेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे कहीं ना कहीं एग्जाम्पल मिलेगा दोस्तों, और देशों को किस तरह से डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। उनकी लोगों का जो सेक्रीफाइसेस था, जितना भी स्ट्रगल रहा दोस्तों, इससे वो अपने कंट्री को कहीं ना कहीं फ्रीडम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट होगी, जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो खत्म हो जाएगा, रेसिज्म है दोस्तों वो खत्म हो जाएगा, अधिकारों की मांग करने लग जाएंगे। वो चाहेंगे कि हमारा एक कंट्री हो, उसका अपना अपना संविधान हो, डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। वहाँ की जनता अपने बनाए गए जो चीनी वस्तुएं हैं दोस्तों, अधिकार हैं, वो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दोस्तों वहाँ की सरकारें रन होंगी दोस्तों। इसमें कहीं ना कहीं ये थी। आइए दोस्तों सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं, व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है एक कंट्री में, एक क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, ये पॉइंट आता है दोस्तों। All those countries have the constitution
जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं दोस्तों, ये जरूरी नहीं होता वो डेमोक्रेटिक हो सकता है, और जो डेमोक्रेटिक होगा दोस्तों कहीं ना कहीं उसका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे यूएसए दोस्तों, और कहीं ना कहीं ब्रिटेन जिनका लिखित नहीं है दोस्तों, ठीक है, और इंडिया दोस्तों लिखित है, फ्रांस है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है दोस्तों। समझ में आया? इसमें ये पॉइंट लिख सकते हो दोस्तों, ऑल द कंट्री all the nation that have constitution are not necessary that country necessary democratic। but all country that are democratic will have constitution। ये जरूरी नहीं होता दोस्तों, जो जिनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन रखते हो वो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री बना होगा दोस्तों उसने अपना कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन रहा होगा, ठीक है। उसमें जो लॉ है दोस्तों ये लिखे जाएंगे, लॉ राइट्स लॉ बनाए जाएंगे दोस्तों, और वहाँ की गवर्नमेंट रन होगी दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन रन करो, ठीक है। ये हमने इस चीज में देखा दोस्तों, ठीक है। वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि दोस्तों एक संस्था को रन करने के लिए, एक सरकार को रन करने के लिए जिस प्रकार से दोस्तों राइट्स की और कहीं ना कहीं लॉ की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है दोस्तों। यही एक कारण होता है, वहाँ की गवर्नमेंट उस पर ट्रस्ट करती है, और गवर्नमेंट के उन नियमों द्वारा दोस्तों जो कहीं ना कहीं उसमें लॉ लिखे जाते हैं, तो लोगों के द्वारा उसको उन लॉ को सर्वोपरि रखा जाता है, चाहे वो जुडिशरी सिस्टम हो, चाहे वो सरकार हो दोस्तों, चाहे दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे जो बेसिक रूल होते हैं वो सोसाइटी पे अप्लाई होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, उसमें कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन है दोस्तों वो लिख सकते हैं, क्या क्या जरूरत होती है। एक तो डेफिनेशन ये बताएगी है, ये वाला पॉइंट जो जरूरी नहीं होता दोस्तों, जो डेमोक्रेटिक जिनके पास में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन जो डेमोक्रेटिक है दोस्तों उसमें कॉन्स्टिट्यूशन
जरूर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें जो राइट्स होंगे। और एक कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा ये लिख सकते हो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ country, a set of written rules that are accepted by the people live there within a country। ठीक है, वहां के जो पीपल रह रहे हैं दोस्तों, उन लोगों के द्वारा, उस कंट्री के जो पीपल रह रहे हैं उनके द्वारा उसको एक्सेप्टेड किया जाता है रूलों को, और उन्हीं पे वो गवर्नमेंट जो लीडर चुनेंगे दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव होगा दोस्तों, वही एक ट्रस्टवर्दी नेता होगा दोस्तों। वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड करेगी, सुप्रीम लॉ बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हम इसमें देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों और क्या होता है, इसके जो फीचर्स होंगे वो हम देखेंगे दोस्तों। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं दोस्तों, इनमें ये सुप्रीम लॉ होते हैं। सुप्रीम लॉ determining the relation between government and people। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों एक विश्वास कड़ी का काम करता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बीच में रख के दोस्तों जो गवर्नमेंट है और पीपल है उनके रिलेशन कैसे होंगे, किस तरह से जो विश्वास है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म होगी, और वही गवर्नमेंट जो यहाँ पे बनी है, जो रन कर रही है दोस्तों, वो लोगों के लिए किस तरह से काम करेगा, ये पॉइंट बाहर निकल के आता दोस्तों। और इसमें पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन does think that generate a degree of trust and condition terms and condition among people। ठीक है, ये जो टर्म्स ऑफ कंडीशन जिसको हम लॉ बोलते हैं दोस्तों, यही निर्धारित करते हैं। ठीक है, और पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों, इसका एक पॉइंट और देख सकते हैं, ये पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों।
स्पेसिफिकली convey how government will be continue and who will have power to take and which decision. आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। यहाँ पे किस तरह से जो सरकार है दोस्तों ये रन करेगी और कौन कौन से डिसीजन दोस्तों जनता की भलाई के लिए बनाए जाएंगे ये डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशन करता है दोस्तों। यहाँ पे जितने भी लॉ होंगे किस तरह से उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा दोस्तों कौन कौन से उस बेसिक स्ट्रक्चर को अप्लाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये डिसाइड कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। ठीक है, इस पे बाद में दोस्तों जब हम मेंस बुक के इसके कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी डीप के साथ में पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा दोस्तों उसको कहीं ना कहीं हम उस पर बदल नहीं सकते और कौन कौन से जो बेसिक होंगे दोस्तों उन पे हम बदल सकते हैं लोगों की समस्या, टाइम और कंडीशन को देखते हुए दोस्तों समय समय के अनुसार जो सिचुएशन होगी उसको देखते हुए हम किस में बदलाव करना चाहिए, ठीक है, कौन सा नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल था दोस्तों, हमने हरियाणा में जो किसान आंदोलन हुआ उसकी समस्याओं को देखते हुए दोस्तों उसमें कानूनों को रेक्टिफाई किया, ठीक है। और जो कहीं ना कहीं ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, जो ड्राफ्ट किया गया था, हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनकी टीम द्वारा जो 7 मेंबर थे दोस्तों ड्राफ्टिंग कमीशन, उनको देखते हुए दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो नेता थे उनके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था पढ़ के, उन्होंने यही कंडीशन देखी थी कि जो हमारा इंडिया उस समय में इंडिपेंडेंस के टाइम में दोस्तों जो पॉवर्टी फेस कर रहा था, जो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम था दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे रेसिज्म था दोस्तों, उन सभी कंडीशन को लैंड को देखते हुए और उसकी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो स्थिति देखी दोस्तों उनके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखे गए थे। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा ये चीजें सभी। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या देखता है दोस्तों, ले डाउन the limits of government, and tell what is the राइट्स ऑफ सिटीजन, ठीक है, ये बताता है कि जो गवर्नमेंट है उसको किस तरह से बनाया जाता है और जब वो बनाए भी जो गवर्नमेंट होती है दोस्तों अगर वो काम ना करे तो कहीं ना कहीं उस पावर पे गवर्नमेंट पे पाबंदी भी लगा देती है, उसको आने वाले जो लिमिट होती है 5 साल के लिए उस पर अगले साल उसको बदल भी सकती है, ठीक है, उसके विश्वास को कहीं ना कहीं घात भी पहुंचा सकती है। और उन नियमों को जो नियम बनाएंगे अगर वो गवर्नमेंट सफल नहीं हो पाती है तो टाइम फाउंडेशन से पहले दोस्तों कहीं ना कहीं उस सरकार को बदल भी सकती है गवर्नमेंट, ये जनता, समझ पा रहे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो
सरकार के अधीन काम न करके तो लोगों के लिए ही काम करती है। ठीक है, ये जनता का नियम बनाए जाते हैं, जनता के लिए अप्लाई होंगे दोस्तों। लेकिन जो गवर्नमेंट है दोस्तों, लोगों के विश्वास के अनुसार जो गवर्नमेंट बनी है दोस्तों, वो गवर्नमेंट सिटीजन के राइट्स को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे नियम जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उन्हीं को रेक्टिफाई करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर को देखेगा। और कहीं ना कहीं हमारी जो जुडिशरी है दोस्तों, उसमें उसके द्वारा वो न्याय है, न्याय व्यवस्था भी रखी गई है, उसको इंडिपेंडेंस छोड़ा गया है। ये जो नियम दोस्तों लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं और लोगों के लिए ही काम करेंगे, इसमें ये नियम लिखे गए हैं दोस्तों। और जो गुड सोसाइटी बनेगी दोस्तों, जिससे हमारे देश की जो सोसाइटी जो नियम बनाएंगे उसी को एक्सप्रेस भी इसमें किया गया है। किस तरह का जो गुड सोसाइटी होगी, हमारे इंडिया का, देश का जो कंट्री होगा दोस्तों, किस प्रकार के लोग होंगे यहाँ पे, इसमें ये मेंशन किया गया है। एक स्ट्रक्चर बॉडी को तैयार करता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश की संस्था को बड़े स्तर पे। आई होप दोस्तों सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। फिलोसफी ऑफ मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस प्रकार रहा है, इसके बारे में आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट में। जो थर्ड पॉइंट होगा दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फिलोसफी। ये फिलोसफी किसी भी कंट्री का हो सकता है दोस्तों, हम कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी देखेंगे और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहा है दोस्तों उसके बारे में देखेंगे थर्ड पॉइंट में दोस्तों। जो इसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी दोस्तों, जैसे ही भारत कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस होता दोस्तों, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की मांग उठना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। हमारा अपना संविधान होना चाहिए, हमारे लॉ होने चाहिए। इसको आज़ाद कराने के बाद में दोस्तों, इससे पहले दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, मांग उठना स्टार्ट हो जाएगी और लोगों को विश्वास होने लग जाएगा अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश जो हुकूमत थी दोस्तों, उनको विश्वास हो जाएगा अब ये अपना संविधान चाहते हैं, अपना देश स्वतंत्र चाहते हैं। इनको अब ज़रूरत है एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो लॉ की, जो एक देश को कहीं ना कहीं बांधे रख सकता है। जब पार्टीशन हुआ था दोस्तों, तो उस समय में दोनों कंट्रियों को एकदम से ही अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, और ये वो जो नेता थे, लीडर दोस्तों, वो भी चाहते थे उनका अपना खुद का संविधान हो, अपना देश हो दोस्तों, वो उनसे गवर्नमेंट रन करवा सके। ठीक है, ये तो दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी दोस्तों, जो असेंबली थी ये, इसमें बैठकें होंगी। हम बड़ी क्लासों में देखेंगे दोस्तों किस तरह से बैठक होगी, कब होगी। जो 9 दिसंबर को एक बैठक हुई थी दोस्तों, जो पहली 1946 को। ठीक है, फिर 11 को होती है। 46 में दोस्तों इलेक्शन होते हैं। ठीक है, इलेक्शन होते हैं दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे डेलीगेट्स होंगे, इलेक्शन करवाए जाएंगे, जनरल इलेक्शन स्टार्टिंग जो दोस्तों यहीं पे हुए थे। ठीक है, और इसमें संविधान बनाया जाएगा दोस्तों। ड्राफ्टिंग जो ड्राफ्ट तैयार होगा दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी दोस्तों, के जो प्रेसिडेंट होंगे भीमराव डॉक्टर अंबेडकर।
इस 7 मेंबर टीम दोस्तों, 7 मेंबर होंगे। ड्राफ्टिंग होगी दोस्तों 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार होगी दोस्तों। बनने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा दोस्तों, ये लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी दोस्तों, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए दोस्तों एक सॉवरेन नेशन जिसका अपना संविधान हो और इसमें लॉ लिखे जाएंगे, ठीक है। सॉवरेन नेशन हो जिसका दूसरे देश का आधिपत्य ना हो दोस्तों, जो कहीं ना कहीं एक सीमित टेरिटरी हो जिसकी, एक ऐसा नेशन जिसकी टेरिटरी हो, ठीक है, और उस टेरिटरी में दोस्तों एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, ठीक है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको एक सरकार रन करती हो, एक सॉवरेन नेशन बोला जाता है, ठीक है। और किसी दूसरे देश का आधिपत्य ना हो उसको सॉवरेन नेशन बोला जाता है। और इस नेशन की टेरिटरी के विद इन बाउंड्री में जो यहाँ पे सिटीजन रहते हैं, ठीक है, वो कहीं पे भी अपनी फ्रीडम, अधिकार, वो कहीं किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है और एक कॉन्स्टिट्यूशन उसके नियमों का पालन करेगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो दोस्तों कहीं ना कहीं ये कब जो ये दोस्तों 26 नवंबर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को दोस्तों अपनाया गया था। लेकिन दोस्तों इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी दोस्तों 1950। अब 1950 को दोस्तों क्या होगा, एक गणतंत्र देश, एक गणतंत्र होगा दोस्तों, एक ये कह सकते वहाँ का जो प्रेसिडेंट है दोस्तों एक देश का, उसके इलेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यही से जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे पहले जो प्रेसिडेंट बने, पीएम जो जवाहरलाल नेहरू बने दोस्तों, इलेक्शन होंगे जो हमारा इसके बाद में दोस्तों फ्री एंड इलेक्शन, पहले जनरल इलेक्शन होंगे दोस्तों 1951 में दोस्तों, ठीक है। ये इलेक्शन का मतलब है दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट बन चुकी है, गवर्नमेंट बनने के बाद में दोस्तों उस सरकार के द्वारा लोगों पे काम किया जाएगा, ठीक है। जो नियम है संविधान को देखते हुए दोस्तों ये नियम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, ऑर्गेनाइजेशन ये देश की जो हर पहलू पे काम करेगी दोस्तों, चाहे वो सोशल वर्क हो दोस्तों, सोशल इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव को देखते हुए, पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए, सोशल को, इकोनॉमिक और जियो फैक्टरी पे दोस्तों, जियोग्राफी फैक्टर को देखते हुए जितने भी लॉ बनते हैं दोस्तों, ठीक है, वो रन की जाती है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब कहीं ना कहीं कब बनाया गया था और इसको इन्फोर्स कब किया गया था, ये भी हमने देखा, ठीक है। जनरल इलेक्शन कब हुए ये हमने पढ़ लिया था दोस्तों। लेकिन ये जो असेंबली होगी दोस्तों, कब इसकी पहली बैठक होगी, कब सेकंड होगी, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें कौन कौन से नियम थे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो प्रिएम्बल होगी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस तरह से इस प्रिएम्बल को ही कहीं ना कहीं प्रिएम्बल मान लिया था दोस्तों। जो ऑब्जेक्टिव नेशन था दोस्तों, जो हमारा संविधान कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, ये कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्टिव को ही
जो प्रियम्बल माना गया था, इसमें बोला गया था दोस्तों वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये संविधान को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मानेंगे दोस्तों। इसमें रेक्टिफाई करना है या नहीं करना है दोस्तों, इसमें संशोधन होंगे बाद में जाके दोस्तों। जो प्रियम्बल है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, इस पे डिबेट होगी। किस तरह से कुछ लोग होंगे, कुछ अधिवेशन होंगे दोस्तों, अमेंडमेंट्स होंगे, वो हम बड़ी क्लासों में देखेंगे। हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और इसकी थोड़ी फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं थोड़ा और। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी है दोस्तों, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना दोस्तों, इसको दोस्तों सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, ठीक है। ये जो प्रियम्बल है दोस्तों, ये वही प्रियम्बल है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव पास किया था, देश का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। ये वही प्रियम्बल है और इसको बाद में दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ये क्या प्रोवाइड करवाती है दोस्तों, प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड प्रोवाइड स्टैंडर्ड टू एग्जामिन and evaluate any law and action, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। एंड और contain a philosophy of constitution, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। जो बड़ी क्लास होंगी दोस्तों, हम उसमें इस प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह प्रियम्बल होता है, किस तरह इसको लिखा गया है, ठीक है। कौन कौन से जो पॉइंट है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इसको रेक्टिफाई करना है नहीं करना है, इसका रेक्टिफाई कब होगा, इसके कौन कौन से पॉइंट थे जो अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, इस पे डिबेट होगी दोस्तों, ठीक है। हम इसको बड़ी क्लास में कहीं ना कहीं इसको देखने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इसके एंड में दोस्तों हम ये देखते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये फिलोसफी है, ये स्टेटमेंट करता है, स्टेटमेंट ऑफ ट्रस्ट। ये लोगों जो लॉ है दोस्तों जो बनाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रस्ट करवाता है लोगों को। यहाँ के जो नियम बनेंगे तो लोग उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये जो नियम होंगे दोस्तों, जो फॉरेन पीपल होंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो नागरिकता लेंगे दोस्तों, ठीक है, इंडिया की नागरिकता लेंगे, उन पे किस तरह से लागू होना है ये डिसाइड करेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाएंगे लोगों द्वारा, सरकार और लोगों द्वारा इसको एक यूनिटी बांधने का काम करते हैं दोस्तों, ठीक है।
और क्या करता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इंबोर्डिंग करता है इंबोर्डिंग द वैल्यू ऑफ value of institutional arrangement। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशन बना है दोस्तों, इसको एक बाउंडेड करता, इम्बोडेड करता है, बांधे रखता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ये फिलोसफी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी, किसको बोला जाता है? प्रीएम्बल को दोस्तों। ये प्रीएम्बल जो ऑब्जेक्टिव पास हुआ था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उसी को हम प्रीएम्बल बोलते हैं। प्रीएम्बल को अमेंडमेंट्स किया जाए, ये डिबेट होगी दोस्तों, ठीक है। और ये किसका भाग है या नहीं है दोस्तों, इस पे हम बड़ी क्लासों में डिबेट करेंगे, ये भाग है भी या नहीं है, तो ये बड़ी क्लासों में देखेंगे दोस्तों। आज की जो क्लास थी दोस्तों, हमने पढ़ा पहले पॉइंट को दोस्तों, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, सरकार उसमें किस तरह का काम करती है। आज की जो क्लास थी इसमें पहले पॉइंट को देखा। सेकंड पॉइंट को दोस्तों हमने देखा कि वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। एक जो कंट्री होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है दोस्तों, वहाँ पे नियम लिखे जाते हैं और किस तरह से लोगों द्वारा उस कंट्री में फॉलो किए जाते हैं। ये रूल दोस्तों लोगों के लिए बनाए जाते हैं और लोगों को, इनको फॉलो करने वाले को फ्रीडम मिलती है, ताकि आप फ्रीडम एक्सप्रेस कर सको कोई भी चीज़ पे। जो विद इन ए कंट्री बाउंड्री टेरिटरी में आप रह रहे हो दोस्तों, आप खुली सांस ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज जो कहीं ना कहीं हमारे देश से जो कंडीशन बनी हुई है, आज जैसे पाकिस्तान हमारे पास में फाइटिंग करता है, तो आप लोग इसके एक्सप्रेस निकाल सकते हो, किसी भी तरह का डिबेट कर सकते हो। ये कहाँ से मिलती है प्रेरणा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को आज़ादी दी गई है, जो लॉ लिखे गए हैं, हमें इन्हीं को अप्लाई करके उसकी विद इन ए कंट्री टेरिटरी में कहीं पे भी जा सकते हैं। सोशल प्रैक्टिस का जो कल्चर है दोस्तों, उनको कर सकते हैं, ठीक है। कुछ करनी है कुछ ना करनी है दोस्तों, हम ये लॉ ही डिसाइड करते हैं दोस्तों। कौन से लॉ हैं फॉरेन के लिए अप्लाई होंगे, कौन से विद इन नेटिव नेशन के लिए जो पीपल हैं दोस्तों उन पे अप्लाई होंगे, कौन से नियमों को रेक्टिफाई करना है, कौन से नियमों को नहीं करना है, ये डिसाइड कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है दोस्तों। और कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों हम जुडिशरी से भी कहीं ना कहीं अबो रखते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आज का जो पॉइंट था, जो टॉपिक था दोस्तों, हमने आज की क्लास में देखा किस तरह से जो पॉइंट थे, मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से दोस्तों इनको समझाने की कोशिश की। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वाचिंग मी दोस्तों। प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच टू वाचिंग मी दोस्तों।